लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को जो उम्मीदें थीं, शायद उस उम्मीदों पे बीजेपी जो है खरा नहीं उतर पाई। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही है, उसका इम्पैक्ट जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। हमारे साथ काशी विद्यापीठ के पूर्व प्रोफेसर सतीश राय जी हैं। इनसे जानते हैं कि इन यात्राओं का क्या योगदान रहता है देश की राजनीति में। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। हाँ, नमस्कार। जो यात्रा रही है राहुल गांधी की, तो क्या लगता है इसका इम्पैक्ट 2024 के इलेक्शन में देखने को मिला? आपने यात्राओं के योगदान की बात अभी कही, तो यात्राओं का योगदान भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन में हमेशा रहा है और भारतीय संस्कृति में भी यात्राओं का महात्म स्थापित महात्म रहा है। कभी साधु संतों की जो शक्ति होती थी समाज में, उनका जो प्रभाव होता था, सूफियों का, सन्यासियों का, उनके पीछे उनकी यायावरी प्रवृत्ति होती थी, जो घूमते रहते थे समाज में, सतत यात्रा में रहते थे, वो थोड़े दिन के चातुर्मास काल को छोड़ के। शंकराचार्य जी महाराज ने भारतीय संस्कृति पे सर्वाधिक इम्पैक्ट छोड़ा, तो उन्होंने भारत के चारों छोर पे 4 पीठें स्थापित कर दी सारे देश की, और बड़े कम उम्र में वो काम उन्होंने पूरा किया। और आधुनिक काल में भी आप देखें तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव रखने वाले जवाहरलाल नेहरू की शक्ति का स्रोत उनकी यायावरी थी। गांधी लौटे इस देश में अफ्रीका से, तो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से पूछा कि हम लौट तो आए, करें क्या, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो गोखले ने कहा कि मैं क्या बताऊं, क्या करोगे, घूमो भारत को, भारत बताएगा क्या करना है। और गांधी भारत भ्रमण शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे गांधी भारत को घूमते हैं, गांधी भारत के आम जनजीवन के साथ एक तादाद बनाते चले जाते हैं, और एक दिन गांधी लंगोटी वाले गांधी बन जाते हैं। तो और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का चाल चरित्र और चेहरा बदल जाता है। भारत की स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय जन आंदोलन बन जाता है। और जवाहरलाल जी ने भी लिखा है कि बंगाल को छोड़ करके डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो अहमदनगर जेल में लिखी गई थी, तो उन्होंने लिखा कि बंगाल को छोड़ के कोई सूबा ऐसा नहीं जिसमें मैं सुदूर गांव गिरांव तक बैठा नहीं। तो बहुत बड़े यायावर थे, तो उनके जनाधार की जो मूल ताकत थी उनकी इस घुमंतु प्रवृत्ति में थी, यायावरी प्रवृत्ति में थी। और आज़ादी के बाद बहुत सारे लोगों ने यात्राओं से अपना राजनीतिक कद उठाया है। बिना पार्टी के चंद्रशेखर जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री हो गए। 4.5 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली तक उन्होंने की थी। फिर राहुल गांधी तो बाद में आते हैं, बीच में बहुत सारी लोगों की क्षेत्रीय यात्राएं हैं। राष्ट्रीय फलक पर भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने भाजपा को फर्ज से अर्थ पर पहुंचाने का काम किया। वाईएसआर ने जो के माध्यम से उनके नेतृत्व में जो रिस्टोरेशन कांग्रेस का हुआ था आंध्र प्रदेश में, उसके पीछे उनकी यात्राएं थीं। पूरे आंध्र को मथा था उन्होंने। इवन जगन रेड्डी को स्थापित करने में उनकी बहन और माँ, जो अब उनसे अलग हैं, वो यात्राओं के माध्यम से स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह पूरे उत्तर प्रदेश के जो नेता बने 90 के दशक में, उन्होंने बस यात्रा की और कोई ब्लॉक नहीं छोड़ा उन्होंने। कोई दल वगैरह की ताकत नहीं थी शरद पवार के पीछे, लेकिन मंडल के मुकाबले कमंडल के मुकाबले जो मंडल का मूवमेंट था, उसमें कोई ब्लॉक नहीं छोड़ा उन्होंने। उत्तर भारत में लंबी यात्राएं उन्होंने की। तो उस क्रम में राहुल गांधी की यात्राओं का क्रम आप कह सकते हैं कि अभूतपूर्व कहा जा सकता है, जिसमें 2 चरणों में वो यात्रा राहुल गांधी ने की। पहले चरण में एक पदयात्रा थी, दूसरे चरण में उतना समय नहीं था उनके पास कि वो पदयात्रा करें, अन्यथा वो कर सकते थे, क्योंकि उनका अपना अभ्यास हो चुका था। जो असंभव काम था वो कर दिखाया था उन्होंने। पहले चरण में वो 3700 किलोमीटर, और दिल्ली तक ही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व यात्रा थी, जिसमें उन्होंने जन तादाद बनाया, जनता को समझा, जैसे गांधी ने समझने की कोशिश की थी भारत को, और केवल
समझा और सुना लोगों को। यानी पहली जो यात्रा थी उसमें मुद्दे नहीं थे, वो मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मुद्दे कलेक्ट किए, क्योंकि उसमें बोलने से ज़्यादा लोगों को सुना। जहाँ जाते थे वहाँ समाज के विभिन्न तबकों के साथ उनके इंटरेक्शंस होते थे, और उन इंटरेक्शंस में, उन संवादों में उन्होंने भारत को, भारत की पीड़ा को, भारत के बुनियादी सरोकारों को, इन सब को समझने की कोशिश की, और कुल मिला करके आप कह सकते हैं कि भारत को बखूबी समझने की कोशिश उन्होंने की। और फिर जब दूसरी यात्रा उन्होंने की तो वो थोड़ी थोड़ी पदयात्राएं थीं उसमें भी बीच में, लेकिन वो अधिकांशतः वो यात्रा वाहन से हुई यात्रा थी, बस से, जीप से, इन सब से उन्होंने वो यात्रा की। उस यात्रा में उनके पास लोगों के सवालात थे। उन सवालातों की बुनियाद पर उन्होंने मुद्दे खड़े किए, और राजनीतिक दल और राजनीतिक नेतृत्व का काम होता है मुद्दों के सहारे जनमत बनाना। ये मान सकते हैं क्या कि जो राहुल गांधी की पदयात्रा रही है, जो यात्रा रही है, उसके उसके तहत जो है ये बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा हुआ, आरक्षण का मुद्दा, एक बहुत बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया संविधान को लेकर के। तो ये क्या पिछली यात्रा जो थी उसी का कह सकते हैं कि उन्होंने उसी उसी से उसको बेशक ये सारे मुद्दे उन्होंने यात्रा के दरमियान खड़े किए। यद्यपि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात कांग्रेस और अपोजिशन के दूसरे दल भी उससे पहले से करते चले आ रहे थे, लेकिन उस पर उतनी शार्प पब्लिक ओपिनियन अभी नहीं बन पाई थी पहले। इस यात्रा में वो थोड़ी कंसोलिडेट हुई, और उसने कंसोलिडेट उस यात्रा में भले हुई है, लेकिन उस मुद्दों को धार तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, जब एक अहंकार भरा नारा उन्होंने दिया 400 पार का। कुछ वैसी जैसे 2004 में फील गुड का नारा था, उसमें एक एरोगेंसी थी फील गुड के नारे में। आप कोई कितना खाता पीता हो, लेकिन उसको सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि फील गुड, तो उसको लगेगा कुछ व्यंग है इसमें। तो 400 पार के नारे में भी एक अहंग की अभिव्यक्ति थी, अहंकार की अभिव्यक्ति थी। तो 400 पार भाई क्यों चाहिए आपको, ये एक नेचुरल सवाल था जो देश में खड़ा हुआ। और बड़े गैर जिम्मेदाराना ढंग से उनके कई जिम्मेदार नेताओं ने, जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्होंने और आम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मासेस के बीच ये कहना शुरू किया कि संविधान बदल देना है, और संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए। ये भाष्य किया उन्होंने। तो वो जो राहुल गांधी मुद्दे उठाते चले आ रहे थे, वो लोगों के दिमाग में खट से क्लिक कर गया, और लगा कि राहुल गांधी 100% सही कह रहे हैं। तो उस मुद्दे को इस तरह से धार मिल गई इस चुनाव में, और ये संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा, जिससे ऑटोमेटिकली ये धारणा इवॉल्व हुई कि ये लोग आरक्षण को पहले मारेंगे। तो ये मुद्दा फर्स्ट फेज से 7th फेज तक एकमात्र मुद्दा था जो कांस्टेंट इस चुनाव में खड़ा रहा, और इस मुद्दे को खड़ा करने में बेशक यात्रा का विशेष योगदान था, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि जो द्वितीय चरण की जिसमें न्याय शब्द जुड़ा, तो उसमें न्याय जो जुड़ा तो उनके पास सर्टेन प्रोग्राम्स थे, क्योंकि पहले फेज़ में लोगों की समस्याएं सुनी थी, और दूसरे फेज़ में उसके समाधान के नीतियां और कार्यक्रम, ठोस कार्यक्रम उनके पास थे। न्याय उसी का पार्ट था जो 5 न्याय की उन्होंने बात की, और फिर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा बिल्कुल शार्पर हो गया। तो उन्होंने मुद्दा खड़ा किया दूसरी यात्रा में, और मुद्दों के प्रति एक अच्छा जनमत खड़ा किया। कमी कहाँ रही, ये महत्वपूर्ण सवाल है। वो कमी कांग्रेस के संगठन की है। कांग्रेस का संगठन पिछले कुछ दशकों में बिल्कुल जर्जर हो गया है, एकदम बर्बाद हो गया है। कांग्रेस एक फेडरलिस्ट लीडरशिप के स्ट्रक्चर की पार्टी हुआ करती थी, जिसमें गांधी होते थे, तो सीमांत गांधी भी होते थे, प्रांत का गांधी भी होता था, क्षेत्र का गांधी भी होता था, जिले और गांव का भी गांधी होता था। एक ढांचा था फेडरल नेतृत्व का। एनालिसिस क्या निकल रहा है अब जो सरकार बनने जा रही है, तो क्या लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक चल पाएगी, या फिर लगता है कि फिर जो है इंडिया गठबंधन जो है आगे आएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार अगर नरेंद्र मोदी जी या एनडीए
खुद नरेंद्र मोदी बना लेते हैं या एनडीए बना लेता है तो ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी ये नहीं कहा जा सकता। ये भरोसा एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते दिमाग में नहीं बैठता है। और उसकी वजह है कि क्षेत्रीय दलों दो मुख्य छत्रपों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की कृपा पर यह सरकार होगी, बिल्कुल स्पष्ट है ये बात। और इन दोनों के ऊपर विश्वास करके सरकार नहीं चल सकती, क्योंकि उसका कारण भारतीय जनता पार्टी खुद है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा वटवृक्ष बनने की उसकी कोशिशें पिछले दशकों में रही हैं जिसके नीचे कोई दूसरा छोटा पौधा नहीं पनप पाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाने में क्षेत्रीय दलों का साथ लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मिलीजुली राजनीति की और उससे एक सुदृढ़ सरकार चलाने की बेशक शुरुआत की, जिस सिलसिले को मनमोहन सिंह ने भी 10 साल आगे बढ़ाया और बहुमत रहते हुए खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी वो पॉलिटिक्स चलाई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के दौर में विशेष रूप से और पहले भी ये एक्सपीरियंस रहा कि जो क्षेत्रीय दल इनके साथ जुड़ता है उसको धीरे धीरे ये पचा ले जाते हैं और वो अपनी ताकत गंवा बैठता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का रहा है। चाहे अकाली दल को आप देखें, आज शून्य हो गया अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ तुलना सपाटे में रहते हुए। शिवसेना का हश्र आपने देखा, 2-2 बार छोड़ करके भाग करके आए नीतीश कुमार जी इसी का रोना रोते हुए कि भारतीय जनता पार्टी तो हमें निगल जाना चाहती है। अब वो क्या उनके पास वजह नहीं कि फिर वापस चले जाते रहे, लेकिन जो उनकी प्रकृति रही और जो उनकी अतीत में चिंताएं रही हैं उसमें वो बहुत दिन चलेगी ये धुरी, ये भरोसा नहीं होता। और जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू का सवाल है, वो तो एक ज़माने में एनडीए के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनका भी हश्र वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी से जो रिश्तेदारी चली उसमें चंद्रबाबू नायडू अपना वजूद खो बैठे और वो तो बाकायदा यूपीए के पार्ट थे। लेकिन जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, हालांकि देश के सारे विरोधी दलों ने उनके पक्ष में रिएक्ट किया, जिस तरह से ईडी की धौंस से उनको मजबूर किया गया एनडीए के साथ आने के लिए, तो जिस बुनियाद पर वो समझौता खड़ा है वो भरोसे की बुनियाद नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों ने पॉलिटिकल एनालिसिस किया उससे बात ये साफ निकल के आ रही कि राहुल गांधी की जो 2 यात्राएं थीं, उन यात्राओं से राहुल गांधी ने पहली यात्रा में तो जनता को अपने साथ कनेक्ट किया और जनता के मुद्दों को जाना, और उन्हीं मुद्दों को लेकर के दूसरी यात्रा में जब वो निकले तो उन्हीं मुद्दों को उन्होंने जनता के बीच में उछाला और बीजेपी पे अटैक किया, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में असक्षम रही। अब वो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे जो है सरकार बनाने वाली है। लेकिन अगर उस एनालिसिस की बात किया जाए, पॉलिटिकल एनालिसिस की बात किया जाए, तो ये मानना है दिग्गजों का कि ये कहना है कि ये सरकार संभवतः बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी और देश में फिर एक परिवर्तन हो सकता है देखने को मिलेगा। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।